जय हिंद दोस्तों। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि लिख लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको एक एक नंबर अपने झोली में लाना है, ताकि एक एक नंबर से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह रहा आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो सीटेट 2011 में पूछा हुआ है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। अवधारणा समझ रहे हैं ना, जो माना हुआ चीज़ होता है, जो पहले से आ रहा है, वही अवधारणा होता है। पहला बौद्धिक विकास, बी नंबर में शारीरिक विकास, सी नंबर में सामाजिक विकास, डी नंबर में संज्ञानात्मक विकास। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक विकास। यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे होता है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? यानी ऑप्शन दिया है, उसको मिलाना है, जो सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, वातावरण, बी नंबर में संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सी नंबर में सामाजिक विकास, वातावरण, डी नंबर में संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बोलिए क्या ऑप्शन होगा? तो हम लोग जान रहे हैं इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी सामाजिक विकास का जो होगा वह किससे होगा? वातावरण से होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इससे जरूर क्वेश्चन रहता है। पहला नंबर ऑप्शन 11 से 18 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन 18 से 24 वर्ष, सी नंबर जन्म से लेकर 6 वर्ष, डी नंबर 6 से 11 वर्ष। इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए तो हम लोग जानते हैं। भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था को इस प्रकार विभाजन किया गया है। यानी विकास की जो अवस्था है ना, उसको विभाजन किया गया है। पहला जो है पूर्व प्रसूति काल, यानी यह कब से कब होता है? यह अवस्था जो होता है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। जब तक गर्भधारण हो जाता है और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है, तब उसको क्या बोलते हैं? पूर्व प्रसूति काल बोला जाता है। तो यह अवस्था कब से होता है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक का होता है। दूसरा नंबर आता है शैशवावस्था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। यानी जो बच्चा क्या होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था बोला जाता है। थर्ड नंबर आ रहा है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बाल्यावस्था कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पूर्ववर्ती बाल्यावस्था। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती बाल्यावस्था बोला जाता है। यह कब से कब तक का होता है? 2 से लेके 6 साल तक के लिए होता है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्ववर्ती बाल्यावस्था होता है 2 से लेके 6 साल तक। बी नंबर में है, यानी दूसरा बाल्यावस्था का उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती बाल्यावस्था। इसको कॉन्सेप्ट को जरूर लिख लीजिएगा। उत्तर बाल्यावस्था को ही क्या बोलते हैं? परवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है, जो 6 से लेकर 11 या 12 साल तक का होता है। क्लियर? अब 4 नंबर आ रहा है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 साल, कोई मनोवैज्ञानिक 13 से 19 साल भी बोलता है। तो 12 से 18 रहेगा या 13 से 19? ऑप्शन में थोड़ा सा ऐसा ही देगा, या 12 से 18 देगा या 13 से 19 देगा। नहीं, ऐसा नहीं दे देगा कि 12 से 18 और बी नंबर में 13 से 19, ऐसा नहीं देता है। ठीक ना? तो किशोरावस्था कब से हो गया? 12 से लेके 18 साल तक का हो गया। 5वां नंबर हो गया युवा अवस्था। युवा अवस्था जो होता है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक का होता है। वर्तमान में 30 वर्ष तक कर दिया गया है। यानी 18 से 30 वर्ष तक का कब कर दिया गया है? वर्तमान में कर दिया गया है। ऐसे 18 से 25 वर्ष था, वर्तमान में 18 से 30 वर्ष तक हो गया है।
तब हम लोग प्रौढ़ावस्था 6 नंबर आ रहा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कब से होता है? 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक का होता है। उसके बाद से आता है 7वां नंबर वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष से मृत्यु तक का होता है। क्लियर? तो अवस्था कितना हो गया? 7 प्रकार का हो गया। अब हम लोग आते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 से लेकर 11 वर्ष, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताया है कि परवर्ती को ही क्या बोला जाता है? उत्तरवर्ती बाल्यावस्था भी कहा जाता है। क्लियर? इसको जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? जो सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन अंतः संबंध का सिद्धांत, बी नंबर में निरंतरता का सिद्धांत, सी नंबर में एकीकरण का सिद्धांत, डी नंबर में अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो हम लोग जानते हैं विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो देखिए सीटेट 2011 में ही पूछ चुका है, इससे अक्सर क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यानी सीमा बहुत जल्दी सीख लेती है, लीना उसको ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के यानी डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है। यह क्या है? सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। यानी पहला ऑप्शन व्यक्तिक भिन्नता, बी नंबर में अंतः संबंध, सी में निरंतरता, डी नंबर में समान से विशिष्ट की ओर। तो हम लोग जानते हैं, कक्षा में भी देखते हैं कि हर बच्चा जो होता है एक समान नहीं होता है। कोई जल्दी याद करता है तो कोई देर से याद करता है, कोई तेज होता है तो कोई कमज़ोर होता है, यानी हर प्रकार के बच्चे होते हैं उसमें। कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं तो कोई बहुत सीधे साधे भी बच्चे होते हैं। यह किससे भिन्न होता है? यह जो होता है व्यक्तिक भिन्नता से होता है, यानी हर बच्चे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे उनमें स्वभाव नहीं मिलता है। तो यह सीमा जो है हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिक भिन्नता। जो पढ़ना भी है, व्यक्तिक भिन्नता से भी क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। ये भी कब पूछा हुआ है? सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन जटिल कॉमा कठिन, बी नंबर ऑप्शन में विशिष्ट कॉमा सामान्य, सी नंबर में साधारण कॉमा आसान, डी नंबर में समान कॉमा विशिष्ट। तो हम लोग जानते हैं विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी विकास जो होता है सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो है सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन अनुवांशिकी एवं वातावरण, बी नंबर व्यवहार एवं वातावरण, सी नंबर वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी नंबर वातावरण एवं पालन पोषण। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद जो होता है अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। क्लियर? यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यानी प्रकृति पोषण विवाद जो होता है किससे संबंधित होता है? अनुवांशिकी एवं वातावरण से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश की भूमिका निभानी चाहिए। यानी ये भी सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। यानी बच्चा को जो सीखना है उसकी प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होना चाहिए? ए नंबर नकारात्मक, बी नंबर में अग्रोन्मुखी, सी नंबर में सहानुभूतिपूर्ण, डी नंबर में तटस्थ। तो हम लोग जानते हैं बच्चा जो होता है अधिकांश माता पिता के पास ही रहता है, तो नकारात्मक तो होगा नहीं, अगर नेगेटिविटी रहेगा तो बच्चा तो सीख नहीं पाएगा। अग्रोन्मुखी, इसको रहने देते हैं। अग्रोन्मुखी यानी बहुत बढ़ चढ़ के, यानी आगे आगे बढ़ चढ़ के
निभानी चाहिए। सी नंबर सहानुभूतिपूर्ण, ये भी नहीं होगा, सहानुभूतिपूर्ण से भी बच्चे उतना सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए लेकिन उतना नहीं होना चाहिए। डी में तटस्थ, नहीं कि यह काम करना ही है, इससे बच्चे जिद्दी होते हैं। तो यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या होना चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, यानी क्या तात्पर्य है, जो भी क्या है सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी नंबर में अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी नंबर में समाज में बड़ों का सम्मान करना, डी नंबर में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताइए सूटेबल सा कौन सा होगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, यानी सामाजिक जो मानदंड होता है उस सदैव उसका अनुपालन करना। ये जरूरी नहीं है कि समाज में जो मानदंड किया गया है उसी का अनुपालन, मानिए वो पहले से परंपरा अगर कुछ आ रही है, अगर आप वो गलत परंपरा बनी है तो उसको सही करने के लिए भी क्या करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, तभी समाज में बदलाव हो सकता है। यानी यह ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी नंबर में आता है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, यानी सामाजिक मानदंड बनाना, ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं होगा। करा सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये तो अच्छी बात है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, लेकिन क्या करा शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी कह रहा है डी नंबर में सामाजिक वातावरण में, यानी जैसा आपका सामाजिक वातावरण है उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, आपको ढलना चाहिए, उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, समायोजन करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन सूटेबल क्या हो जा रहा है, डी नंबर, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, जो सीटेट 2015 में पूछा है। कर है सामाजिकरण का, जिससे आप एक दूसरे से समाज में रहते हैं उसी सामाजिकरण कैसे कह सकते हैं। पहला नंबर ऑप्शन कंप्यूटर, बी नंबर आनुवांशिकता, सी नंबर राजनीतिक दल, डी नंबर परिवार। तो सामाजिकरण में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर तो होगा नहीं, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता से कोई सामाजिकरण से कोई लेना देना नहीं है। सी नंबर में राजनीतिक दल, राजनीतिक दल से भी सामाजिकरण से कुछ लेना देना नहीं है। परिवार, परिवार जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम हिस्सा है सामाजिकरण का, क्योंकि परिवार से ही हम लोग बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं, कैसे किसी से बात करना है उससे सीखते हैं, कैसे किसी के साथ क्या करना है वैसे सीखते हैं। यानी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, परिवार। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ये कब पूछा हुआ है, सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन सामाजिक, बी नंबर अनुवांशिक, सी नंबर नैतिक, डी नंबर शारीरिक। ठीक है। तो वाइगोत्स्की जो है बच्चों को क्या है सामाजिक पर बहुत ज़्यादा भूमिका पर बल देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसा समाज रहेगा वैसा बच्चे होंगे, यानी बच्चे जो हैं समाज से ही उन पे बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, परिवार के वास्ते क्या होता है, समाज का ही योगदान होता है। जैसा हमारा समाज रहेगा बच्चे भी वैसा ही होंगे। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सामाजिक। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये कब पूछा था, सीटेट 2015 में। पहला नंबर ऑप्शन भाषा, दूसरा नंबर ऑप्शन सामाजिक अनुभव, सी नंबर में परिपक्वन, डी नंबर में क्रियाकलाप। तो हम लोग जानते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा वह है सामाजिक अनुभव, यानी सामाजिक अनुभव जो है प्रभावित नहीं करेगा। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर में। हम लोग जानते हैं जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द
यानी पद का प्रयोग किया है। ये भी कब पूछा हुआ है? सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन जीन, बी नंबर में परिपक्वन प्रखंड, सी नंबर में स्कीमा अवधारणाएं, डी नंबर में विकास का क्षेत्र। तो हम लोग जान रहे हैं 13 नंबर क्या करा है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कीमा अवधारणाएं, सी नंबर हो जाएगा। यानी मानसिक संरचना जो होता है क्या होता है? जो धारणा बना रहता है उसी के ऊपर क्या करता है? चिंतन करता है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या किया है? प्रयोग किया है। जब बच्चा क्लियर फेल होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य स्कीमा अवधारणाएं। ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। यानी बच्चा किस कारण से वह फेल हो गया है? पहला नंबर ऑप्शन बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी नंबर में बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, सी नंबर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, डी नंबर व्यवस्था फेल हुआ है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम लोग पकड़ते हैं, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। कह रहा है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, यानी बच्चा जो होता है बच्चा को हम जैसा सिखाएंगे वैसा ही वह सीखेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो पेट में से सीख के ही आता है। जो सीखता है वो क्या होता है? परिवार में, समाज में, गुरुजनों से, विद्यालय से सीखता है। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। यानी यह जो ऑप्शन ए जो होगा नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। देखिए यहाँ पर निगेटिव वर्ड क्या हो गया? याद। याद करने वाला जो क्या होता है? सबसे पहले याद करने वाला जब लिखा रहे तो उसको क्या कर देना चाहिए? काट देना चाहिए। यानी बच्चे को याद नहीं कराना है, बच्चे को समझा के पढ़ाना है। यानी बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर बोल रहा है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। क्यों बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन क्यों लेनी चाहिए? कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो बच्चे को आप जब स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं तो ट्यूशन क्यों करेगा? यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर व्यवस्था फेल हुआ है। यानी व्यवस्था फेल हुआ है तभी बच्चा जो है फेल हुआ है। यानी आप उसको ठीक से आप समझा नहीं पाए हैं, कोर्स ठीक से ख़त्म नहीं कर पाए हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? बच्चा समझ नहीं पाया है, इसलिए वो बच्चा फेल हो गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, व्यवस्था फेल हुआ है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक कब पूछा हुआ है? सीटेट 2012। अभी जो शिक्षा हुआ है वह बाल केंद्रित है। पहले जो था वह गुरु केंद्रित था। यानी जो आप लोग वैदिक कालीन जिसमें आप लोग रामायण महाभारत में देखते होइएगा कि गुरु के पास क्या होते थे? बच्चे जाके सीखते थे। जैसे गुरु कह रहे हैं वैसा ही उनको मानना पड़ता था। लेकिन अब जो है बाल केंद्रित कक्षा है। बच्चा पढ़ना चाह रहा है या खेलना चाह रहा है उसके अनुसार को देख के क्या करना है? सिलेबस भी बन रहा है और उसी के अनुसार पढ़ाना भी है। पहले क्या होता था? गुरुकुल में देखते थे बच्चों को दंड दिया जाता है, लेकिन अब जो है दंड का व्यवस्था ख़त्म कर दिया गया है। तो वहीं कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, बी नंबर में मुख्य रूप से शिक्षक से, सी नंबर में व्यक्तिक रूप से, डी नंबर समूह में। तो बोलिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो बच्चा जो है वो किसी से भी वो सीख सकता है। यानी वह व्यक्तिक से भी सीख सकता है और सामूहिक दोनों रूप में वह सीख सकता है। यानी वो गुरु से अकेले भी सीख सकता है, माता पिता से सीख सकता है, अपने दोस्तों से सीख सकता है। यानी खेल में गया है तो खेल से भी सीख सकता है, यानी ग्रुप डिस्कशन से भी वह सीख सकता है। यानी जो मिला उससे वह सीख सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये कब पूछा हुआ है? सीटेट 2015। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? पहला नंबर ऑप्शन बच्चों का एक कोने में बैठने, बी नंबर में प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी नंबर में वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, डी नंबर में बच्चों के लिए हस्तपरक विधियां। अब ये बताया है एक बाल केंद्रित शिक्षा होता है, एक गुरु वाला होता है केंद्रित शिक्षा। जो गुरु वाला जो होता था गुरुकुल में होता था, जो वैदिक कालीन सब में होता था, वो तो वो परंपरा खत्म हो गया है। अब जितने भी सिलेबस बन रहे हैं, जितने भी पढ़ाई वगैरह बन रहे हैं, वो सब किस पे बन रहे हैं? बाल केंद्रित शिक्षा पे ही, कि बच्चे को कैसे हम सिखा सकते हैं। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ए नंबर ऑप्शन कर रहा है बच्चों के कोने में बैठना। क्यों बच्चा एक कोने में क्यों बैठेगा? बच्चे को ही लेके चलना है, बच्चे को ही सिखाना है, तो उसको हम कोना में क्यों बैठाएंगे? यानी ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा।
बी नंबर में आते हैं प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, यानी हम क्या करें, बच्चों को नहीं यह नहीं करना है वो नहीं करना है, यानी उसको क्या कर सकते हैं, बच्चों को पूरा खुला छोड़ना है, उसको किसी चीज़ का प्रतिबंध नहीं लगाना है। अगर बच्चा प्रतिबंधित रहेगा तो वो खुलकर वो काम नहीं कर सकता है, नहीं सीख सकता है, वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है। आप ऐसा प्रतिबंध कीजिएगा तो कैसे वो पूछ पाएगा, यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी नंबर में कहता है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होता है। बच्चे तो खेलना ही चाहते हैं, बच्चों को पढ़ने में मन कहाँ लगता है, उसको हम खेल खेल में ही हम उसको सिखा सकते हैं। केवल अगर पढ़ाई का बोझ डालेंगे तो उसका मन क्या हो जाएगा, पढ़ाई से हट जाएगा, वह क्या हो जाएगा, रटंत विद्या हो जाएगा, जो बाल केंद्रित में नहीं है। डी नंबर में कह रहा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे अपने आप से जितना कुछ करेंगे वह उसके लिए क्या हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। वो अपने मन से कुछ भी वो बनाएंगे अपने तरफ से, उनके लिए क्या हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। ये भी कब पूछा हुआ था, सीटेट 2013 में। पहला नंबर ऑप्शन शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी नंबर में सामान्य बुद्धि, सी नंबर में विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, डी नंबर में प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो हम लोग जानते हैं हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विलक्षणता होता है, उसी पर बल देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश डैश का उदाहरण है। ये भी कब पूछा हुआ है, सीटेट 2012 में। ए नंबर ऑप्शन है असमूह बुद्धि लब्धांक, बी नंबर में व्यक्तित्व, सी नंबर में मौखिक बुद्धि लब्धांक, डी नंबर में संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो हम लोग जानते हैं रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो होता है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ये कब पूछा है, सीटेट 2015। एक जी होता है, एक यस होता है, तो यहाँ पूछ रहा है जी है। ए नंबर ऑप्शन कर रहा है अनुवांशिक बुद्धि, बी नंबर में उत्पादक बुद्धि, सी नंबर में सामान्य बुद्धि, डी नंबर में वैश्विक बुद्धि। यानी जी कह रहा है, जी मीन्स जनरल, यानी सामान्य बुद्धि, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सामान्य बुद्धि। अगर वहीं बोलता है एस तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक बुद्धि हो जाता है, यानी विशिष्ट बुद्धि हो जाता है। यहाँ जी पूछ रहा है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश डैश है। कब पूछा है, सीटेट 2012 में। पहला नंबर ऑप्शन स्वनिम, बी नंबर में संकेत प्रयोग विज्ञान, सी नंबर में वाक, डी नंबर में रूपिंग। तो हम लोग जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं थ, फ, च ये ध्वनियाँ क्या होती है, स्वनिम होती है। क्लियर। यह आपका 20 क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।